हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा एक तरफ तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू मतलब हुआ है, जिसमें हमने चमोली जनपद को ऑलमोस्ट 12-13 क्लासेस मैंने अपलोड की हैं। और एक तरफ हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री में लगभग 4-5 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। और हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो हम कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हिस्ट्री जो है हम कवर करेंगे किस हिसाब से। मैंने डिवाइड किया था हिस्ट्री को, देखिए हिस्ट्री को डिवाइड किया था स्ट्राइप से। अगर आप कोई फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहा है तो उनको बता दूं कि उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है हम पढ़ रहे हैं, है ना। और हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इसमें भी जो है अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री को मैंने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, है ना। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, है ना, प्री हिस्टोरिक था, फिर आपका प्रोटो हिस्टोरिक था, और फिर आपका हिस्टोरिक, है ना, और फिर आपका था हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने अलग अलग जनपदों से क्या मिले हैं, कुछ शैल चित्र मिले हैं, कुछ चित्र मिले हैं, जैसे अल्मोड़ा से मिला, चमोली से मिला, हुडली से मिला, पिथौरागढ़ वगैरह से मिला। तो ये हमने कवर कर लिया है, आप पहले की वीडियोस मेरी देख सकते हैं। ये कालखंड हमारा खत्म हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे इसके अंदर, है ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। अब प्रोटो हिस्टोरिक, जैसे ये 3-4 वीडियो बनाई मैंने तो ये खत्म हो गया, सेम यही भी है, 2 या 3 वीडियो इस पर भी बनेगी। और फिर ये वाला कालखंड जो है इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड हो जाएगा। लगभग 1 मंथ जो है ये आपका चलेगा, तब जाकर के कहीं हिस्ट्री कंप्लीट होगी, क्योंकि इसी में आपको गोरखा, अंग्रेज और टिहरी के राजा, चंद्रवंश, पवार वंश, शक वंश और कार्तिकेय वंश, कत्यूरी, परमार, सब आपको इसी के अंदर पढ़ना है। तो ये कालखंड थोड़ा सा लंबा हो जाता है इतिहास की दृष्टि से, है ना। और ये भी आपका अभी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास है, इतिहास को इतनी जल्दी थोड़ी समझ सकते हो, थोड़ा समय लगता है ना। तो वेट अ मिनट। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। और इसके अगर जो हम देखेंगे तो प्रमुख ग्रंथ जो होंगे इसके यहाँ लिए जाने वाले, वो होंगे आपके क्या, पुराण वगैरह होंगे, पौराणिक जितनी भी चीजें होंगी वही यहीं से हमको क्या मिलेगा, इनका पौराणिक स्रोत हमको यहीं से मिलेंगे। अब सारे जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखा रही हूँ ये सारे के सारे PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, तभी आपका काम चलेगा, है ना। तो उत्तराखंड का पूछा था कि सबसे पहले वर्णन किस वेद में मिलता है ना। तो सबसे पहले वर्णन मिलता है आपका ऋग्वेद में। वेद तो आपको पता ही है, सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 जो है इसमें ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, है ना। ये और डिटेल से हम जब इंडियन हिस्ट्री में आपको बताऊंगी, जैसे ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, इस टाइप से इसका हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये सारी चीजें इतिहास के अंदर मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि उत्तराखंड 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद ही है, और ये 3 वेद पहले लिखे जा चुके थे, उसके 600 साल बाद जो है अथर्ववेद लिखा गया, है ना। तो सबसे उत्तराखंड का सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो किस वेद में मिलता है, आपका उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद मिलता है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनीषियों की भूमि कहा गया है। PYQ है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया, मनीषियों की भूमि कहा गया, ठीक है, मनीषियों की भूमि। ये आया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि किस वेद में कहा गया है, या उत्तराखंड का जिक्र सबसे पहले किस वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, फटाफट समझ लेते हैं। ऋग्वेद में कहा जाता है, ऋग्वेद इसमें कहा जाता है देवभूमि और क्या, मनीषियों की भूमि, मनीषियों की भूमि। ऐसे ही ऐसे इसको हर एक में पहला पॉइंट हो जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, काम चल जाएगा ना। कौशिकी ब्राह्मण है एक, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिकाश्रम को वाग्देवी का निवास बताया गया है ना। तो कौशिकी
ब्राह्मण ग्रंथ है, मैंने आपको बताया कि हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, तो कौशिकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम, ठीक है, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम देख लेना, इसको लिखने में शायद थोड़ी गड़बड़ है। ये बद्रिकाश्रम को क्या कहा गया है, वाक देवी का निवास स्थान बताया है। क्या बताया है, वाक देवी का निवास स्थान, वाक देवी का निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थान। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से मतलब याद करने के पर्पज से थोड़ा हैवी हो सकता है मटेरियल, बट आपको याद करना पड़ेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए क्या उत्तर मतलब उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तर कुरु शब्द, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो ऋग्वेद में देवभूमि मनीषियों की भूमि, ऐत्रेय ब्राह्मण इन्हीं वेदों के ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ऐत्रेय हो गया, कौशिकी हो गया, ये सब शायद नहीं, ये इन्हीं वेदों के क्या है, आपके ब्राह्मण ग्रंथ है ना। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है ना, 18 पुराण है टोटल। तो स्कंद पुराण में कितने हैं, इसको 5 कालखंडों में बांट दिया है। किसको, 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। कितने, 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, ठीक है, हिमालयी खंड स्कंद पुराण में। मतलब जो पूरा उत्तराखंड है उसको हिमालयी राज्य कहा गया, हिमालय कहा गया है ना। तो इसको कितने खंडों में विभक्त कर दिया गया है, 5 खंडों में विभक्त कर दिया है। देखिए पहला क्या है, पूरा हिमालय वाला जो क्षेत्र है, पूरा जितना हिमालय है ना, जहां से जहां तक फैला हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। तो इस नेपाल है, फिर दूसरा आपका केदार खंड आ जाता है, केदार खंड, फिर आपका मानस खंड, मानस खंड, फिर आपका यहाँ तक आपको होप दिख रहा होगा, मानस खंड। और फिर इसमें एक कश्मीर भी है, और एक आपका है जालंधर, ठीक है। तो ये बाकी ये और ये तो हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये दोनों हमको उत्तराखंड में ही पढ़ना है, क्योंकि केदार खंड किसको कहा गया है, गढ़वाल वाले क्षेत्र को कहा गया है। और मानस खंड किसको कहा गया है, कुमाऊं वाले क्षेत्र को कहा गया है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है, देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया है। अगर ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करेंगे तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के लिए मिला है। कौशिकी ब्राह्मण में कौशिकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम को वाग्देवी का निवास स्थान बताया है। स्कंद पुराण में पूरे हिमालयी जितना क्षेत्र है उसको 5 कालखंडों में विभक्त कर दिया, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, नेपाल है, केदार खंड है, मानस खंड है, कश्मीर है, और आपका जालंधर है। तो दोनों के दोनों हमको यहीं पढ़ ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, माया क्षेत्र से हिमालय तक का क्षेत्र, माया क्षेत्र आपको पता है किसे कहा गया, हरिद्वार को, ठीक है। तो हरिद्वार को क्या कहा गया, माया क्षेत्र कहा गया। और शायद ये PYQ भी है, आया क्वेश्चन है। तो और केदार खंड तक, है ना, माया देवी से मतलब माया क्षेत्र से और कहाँ तक, हिमालय तक के क्षेत्र को, हिमालय तक के क्षेत्र को। ये मैंने शायद जब शुरू किया था हिस्ट्री तब भी मैंने आपको ये बताया था, है ना। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हिस्ट्री की मैंने दी थी उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक के क्षेत्र को केदार खंड, केदारनाथ ने केदार खंड कहा गया है, ठीक है। केदार, अरे यार बोल सही रही हूँ तो लिख गलत रही हूँ, है ना। केदार खंड, केदार खंड, केदार खंड, ठीक है। माया क्षेत्र मतलब हरिद्वार, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपका जो है नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक, नंदा देवी पर्वत से और कहाँ तक, कालगिरी तक, कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, मानस खंड यानी कि कुमाऊं, मानस खंड कहा गया है, ठीक है। तो ये भी 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो पूरा उत्तराखंड था इसको 2 भागों में बांट दिया है ना, यही तो बोल रहे हैं। तो सपोज करो इधर हरिद्वार है, तो हरिद्वार से जो यहाँ तक इसको हिमालय मान लिया, है ना। और इसको क्या है, इधर वाली जो बाउंड्री है इसको माया क्षेत्र यानी कि क्या मान लिया, हरिद्वार मान लिया। तो यहाँ तक के एरिया को क्या कहा गया,
गढ़वाल कहा गया है ना, गढ़वाल। और गढ़वाल मतलब स्कंद पुराण में तो केदारखंड कहा गया है। और यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, और जो यहाँ तक का है यानी कि हिन्नदा देवी पर्वत से और कहाँ तक का क्षेत्र को क्या कहा गया है, कुमाऊं कहा गया है ना। कुमाऊं मतलब मानसखंड कहा गया है। तो ये स्कंद पुराण के हिसाब से। चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और आगे देखते हैं आगे क्या क्या है ना। वर्तमान में दोनों को संयुक्त रूप से देवभूमि कहा जाता है। तो वर्तमान में जो ये दोनों है, ये मतलब एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, इस संयुक्त को क्या कहा गया है, देवभूमि कहा जाता है। तो ये अभी आपको मैंने बताया कि ऋग्वेद में भी देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, है ना, देवभूमि कहा जाता है पुराणों में इस संयुक्त क्षेत्र को, है ना। तो वर्तमान में तो देवभूमि कहा है, अभी तो हम देवभूमि या उत्तराखंड कह रहे हैं, लेकिन जो पुराण है उनमें जो है इस संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर और खसदेश, ठीक है, खसदेश भी कहा गया है। तो पुराणों के अनुसार पूछेगा तब आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड। शायद ये पीवाईक्यू है जो मैं उत्तराखंड लिख रही हूँ, है ना, उत्तराखंड। तो पुराणों में इस पूरे क्षेत्र को, मतलब पुराणों में उत्तराखंड को, ऐसे समझो, पुराणों में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड कहा गया है। वर्तमान में हम अभी देवभूमि कहते हैं। ऋग्वेद में भी देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया है ना। कौशिकी ब्राह्मण में क्या कहा गया है, बद्रिकाश्रम को वाग्देवी का निवास स्थान बताया। और ऐत्रेय में क्या कर दिया है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगी बातें। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य में है, और ये कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि बौद्ध साहित्य, बौद्ध है ना भाई, जैन हुए, जैनिज्म हुए, फिर आपके बुद्धिज्म हुआ, और इस टाइप से जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे फिर आपका जो है मौर्य काल, गुप्त काल, इस टाइप से डायनेस्टी आती रहेगी। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध साहित्य है, धर्म नहीं, बौद्ध साहित्य। आपको पता है कि बौद्ध साहित्य, बौद्ध पूरा साहित्य जो है वो किस में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। जैनिज्मों की प्राकृत भाषा थी। इसको पता नहीं क्या दिक्कत है ना, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में जो उत्तराखंड है उसको हिमवंत शब्द का प्रयोग जो है उत्तराखंड के लिए किया गया है बौद्ध साहित्य में। और ये कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया क्वेश्चन है। ठीक है, हिमवंत या हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी कुरु शब्द का प्रयोग मिलता है। और बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है, पाली भाषा में। पाली भाषा होती है ना, जैसे हिंदी आगे पढ़ाऊंगी, जो 20 नंबर की हिंदी आती है, लैंग्वेज लिटरेचर वाला भी अगर पढ़ना हो तो आप बता देना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत वगैरह हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, ये ऐसे कवि हैं, तुलसीदास हो गया, कबीरदास हो गया, और है ना सूरदास वगैरह हो गया। तो मैंने पढ़ा था, अगर किसी को लिटरेचर वाला भी पढ़ना हो तो आप बता दीजिए, मुझे काफी पसंद है उन्होंने जो लिखा हुआ है। सूरदास की एक रचना है साहित्य लहरी, है ना, साहित्य लहरी, तीन ही रचना उनकी, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली। उनमें एक भ्रमर गीत वर्णन आता है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है, कभी फुर्सत मिले तो जरूर पढ़ेगा। कबीरदास की जितनी भी साखियां हैं, मतलब जो उलट बासियां कहा जाता है ना, जितने भी उनके, जैसे कबीर अमृतवाणी सुनते थे पहले, तो मीनिंग नहीं पहले पता होता है तो समझ इसलिए नहीं आता, लेकिन जब मीनिंग पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है उसमें कही गई है। खैर एक बात है, तो बौद्ध साहित्य जो है वो किस में लिखा गया, पाली भाषा में। जैसे हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का कैसे हुआ, पहले आपकी संस्कृत आई, सबसे पुरानी भाषा जो है जो वेदों की भाषा, फिर संस्कृत के बाद पाली आई, फिर कौन आई आपकी, पाली थी बौद्धों की, है ना, ये बौद्ध आई, फिर इनकी थी, फिर आपके आई प्राकृत, प्राकृत आई, जैन की थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, अपभ्रंश। ये थोड़े बीच बीच वाले जो कवि हुए, है ना, अपभ्रंश मतलब जैसे आपका धनपाल वगैरह हो गया, और आपका स्वयंभू हो गया, वो इन्हीं में रचना करते हैं ना। और फिर अपभ्रंश के बाद आई पुरानी हिंदी भी इसे बोल सकते हैं, या आप अवहट भी इसको बोल सकते हो, अवहट, है ना। और फिर आई आपकी हिंदी। तो ये विकास क्रम है हिंदी का। ये थी वेदों की भाषा, ये थी आपकी किसकी, वेदों की भाषा, वेदों की, ठीक है, ये थी वेदों की भाषा।
फिर ये बौद्ध की हुई, जैन की हुई, ये थोड़े नई कवि है। अप्रभंश या पुरानी हिंदी, हिंदी का ही बिगड़ा हुआ रूप है अप्रभंश, मतलब थोड़ा टूटा फूटा, और इसी को अवॉइड भी कहा गया। और फिर आई आपकी हिंदी। तो अभी वर्तमान में भी क्या है, हिंदी ही चल रही है ना। चलिए खैर, तो ये बौद्ध साहित्य किस भाषा में, संपूर्ण बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, कालिदास, है ना, कालिदास, इनके बारे में भी पढ़ सकते हो आप, है ना। बहुत अच्छी कहानी है इनके बारे में, अलग अलग किंवदंतियां हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक किताब में मिल रहा है वही हमेशा सत्य हो। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग, गूगल आपको अलग चीजें दिखाते हैं, किताबें आपको अलग अलग चीज इनके बारे में बताती है। तो कालिदास जो है, कालिदास की एक रचना है रघुवंश, रघुवंश महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य है ये। एक तो काव्य होता है, एक महाकाव्य होता है। तो जैसे कालिदास की तो बहुत रचनाएं हैं, एक बहुत ही फेमस अभिज्ञान शाकुंतलम उनका नाटक है, रघुवंश महाकाव्य हो गया, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम आपका उनका एक नाटक हो गया, आपका ऋतुसंहार हो गया, है ना। तो इस टाइप से उनकी बहुत सारा रचना है। तो रघुवंश महाकाव्य में उत्तराखंड के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, गौरी कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका जिक्र आया है, तो गौरी कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया है कालिदास के द्वारा, किसमें, रघुवंश महाकाव्य में। आगे देखते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ने कहा। अब आपको समझना है, ऋग्वेद में जो है 5, जो ऋग्वेद है, क्या हुआ है इसको, जो ऋग्वेद है, जो पहला और सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में 5 आर्य जातियों की चर्चा है, मतलब 5 जो है वो आर्य जातियां हुई होगी। ऋग्वेद में कह रहे हैं कि जो आर्य जातियां थी वो 5 भागों में विभक्त थी, ऐसे समझिए। आर्य जो है वो 5 जातियों में विभक्त थे। पहले आर्य समझिए और फिर अनार्य समझिए, आर्य और अनार्य, ठीक है, 2 चीजें। यहाँ तक होप आपको दिख रहा होगा। देखिए आर्य जो है ये बाहर से आए थे, ये यहाँ के नहीं थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से ये आए थे, आर्य बाहर के थे, ठीक है। और ये आए, इन्होंने यहाँ देखा, और इवन इन्होंने ऋग्वेद में तो आर्यों और दसराज युद्ध का भी वर्णन मिलता है। क्वेश्चन भी आया है, एसएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दसराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है ना। तो दसराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। ये आर्यों के साथ, भाई ऐसा थोड़ी है कोई बाहर से आ रहा है और हम उसको आसानी से बोलेंगे कि आकर के तुम यहाँ रहन बसेरा कर लो, है ना, थोड़ा बहुत तो हम लड़ेंगे। तो जो यहाँ के राजा थे, कहते थे कि यहाँ के राजाओं की 10 राजा जो है आपस में एक संयुक्त सेना बनाई और आर्यों को हराने के लिए, लेकिन आर्यों को नहीं हरा पाए, है ना। तो इसीलिए 10 राज का युद्ध कहा जाता है। तो आर्य आकर के यहीं बस गए। जो संस्कृत देन है वो आर्यों की ही है ना। और आर्यों ने इवन देखा कि भाई वो चाहते थे कि पूरे भारत में संस्कृत बोली जाए, तो उन्होंने जो है संस्कृत को पढ़ाने के लिए फिर उत्तर और दक्षिण भारत को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो अपने कुछ लोगों को उत्तर में भेज दिया था यहाँ की, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, और एक मुनि ऋषि थे कोई, उनको यहाँ भेज दिया दक्षिण में, एक यहाँ भेज दिया कि भाई आप यहाँ कर, आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे दक्षिण भारत को संस्कृत आनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी उत्तर भारत। तो आर्य जब बोलेगा तो ये यहाँ के नहीं थे, आर्य बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, एक घुमंतु टाइप की प्रजाति थी। आकर के इधर होने लगा, अरे युद्ध बुद्ध कर गए, जीत गए, मस्त अपना इधर ही रह गए। बोला इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जैसे बाबर है ना। तो हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, जब बाबर वगैरह बताएंगे। तो बाबर कौन सी यहाँ रहने आया था, तो हमारे ही लोगों ने बुला दिया, आलम खां लोधी और ये सब मिलके, आपस में राजाओं की बनी नहीं, बाहर से बाबरा घूम रहा था, बुला करके ले आए। और बाद में जब बाबरा ने देखा, अरे यहाँ तो मस्त रहना वहना, खाना पीना और सोने की चिड़िया भारत को ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, और रुक गया यही। फिर बाबर के बड़ा वंश चला, बाबर आया, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, तब जाकर के कहीं लास्ट मुगल शासक वो मिलता है ना। उसमें भी फिर उत्तर मुगल शासन आपको पढ़ना पड़ता है, बहादुर शाह जफर वगैरह आ गया जब ये 1857 की क्रांति हुई थी। खैर वो एक मुद्दा है। और अनार्य यहीं के थे, जो आर्य और अनार्य थे, तो आर्य तो बाहर से आए हुए थे, अनार्य यहीं से थे। तो जब ये यहीं रहकर मतलब यहाँ आए, इन्होंने युद्ध वगैरह किया, जीत गए, तो ये आर्य जो है 5 भागों में विभक्त हो गए, ऐसे समझिए। अब ये भी ये चर्चा भी किसमें मिल रही है, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में ही दसराज युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो बात तो इसका मतलब ये सही है। तो ये 5 भागों में बट गए, कौन कौन से, पुरु,
पहला, फिर त्रित्सु, ये इनकी जातियां थी। जैसे आज के टाइम पे है ना जातियां अलग अलग, वैसे मतलब ये आर्य जो है 5 जातियों में विभक्त हो गए। फिर तीसरा है अनु, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चौथा है आपका त्रिवसु, त्रिवसु, और पांचवा है आपका, होप के यहाँ तक दिख रहा होगा, यदु। ठीक है, तो ये 5 भागों में बट गए कौन, आर्य। पुरु हो गया, त्रित्सु हो गया, अनु हो गया, त्रिवसु हो गया, यदु, सब में उ की मात्रा है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये बेस्ट है। अगर मान ले इतना खचोड़ा कचाइन कर दिया तो आपसे ध्यान रखना है। तो पुरु, त्रित्सु, मनु और यदु आपका हो जाएगा। तो 5 भागों में विभक्त किए गए, है ना। और कहते हैं कि जो वैदिक काल था, ऋग्वेद में ही कहा गया है, पर एक वैदिक काल हुआ, एक उत्तर वैदिक काल हुआ, है ना। वैदिक काल में जो ये 5 जातियां थी, इनमें से किसका, भाई किसी ना किसी जाति दो तो रही होगी यहाँ पे। तो वैदिक काल में जो है त्रित्सु और जन, है ना, त्रित्सु का क्या था आपका, मतलब त्रित्सु का यहाँ पर क्या था, जो त्रित्सु जाति थी आर्यों की, उसका निवास था वो, मतलब यहाँ पर शासन था उनका, निवास क्या था, शासन था उनका। ठीक है, आगे देखते हैं पुराणों के अनुसार। और बहुत सारे लोग, फिर पुराणों में भी मिलता है कि यक्ष, किरात और ये टाइप की अलग अलग जातियां जो है यहाँ पर निवास करती थी, है ना। पुराणों के अनुसार भी किन्नर वगैरह हो गया, खश हो गया, ये प्राचीन समुदाय है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अभी कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि SSS या UKPSC कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में हर एक नदी का एक पुराना नाम है ना। जैसे आप देखोगे सिंधु का, और आपका ब्यास का, चिनाब का, झेलम का, वैसे ही उत्तराखंड में भी जो उत्तराखंड में बहने वाली कुछ नदियां हैं, उनका कुछ पुराना नाम था। तो मान लो अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो तो वो आपसे कचाइन करके पूछ सकते हैं, है ना। अलकनंदा, तो सबसे फेमस नदी मैंने आपको बताया था कि जल प्रवाह में जो है सबसे ज्यादा यही दिखी, 195 किलोमीटर सतपंथ ताल से निकलती है। तो इसे सिंधु या शतरुद्री कहा गया, सिंधु या शतरुद्री। ठीक है, शतरुद्री। तो कितनी है ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं कि कहाँ कहाँ से उद्गम होता है, कितना बहती है। और देवप्रयाग तक अलकनंदा ही रहती है, वहां पर भागीरथी नदी आती है, इसका वो हो जाता है, मतलब भागीरथी में विलय हो जाता है ना। अब है धौली गंगा, धौली गंगा। तो धौली गंगा को क्या कहा गया, धौली गंगा को कहा गया इसमें, है ना, धौली गंगा को क्या कहा गया, नितभा, नितभा। ठीक है, नितभा। फिर सॉरी, फिर आपका आता है नंदाकिनी, नंदाकिनी, है ना। ये प्रयाग वगैरह मैंने आपको बताया था, इसे रसा कहा गया। और फिर आपका जो है पिंडर, इसे कुर्मु कहा गया, पिंडर, इसे कुर्मु, कुर्मु कहा गया। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, नोट आप कर सकते हो। मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी, इसे कहा गया कुंभा, कुंभा। ठीक है, एक नदी कितनी है टोटल, शायद हो गई होगी, कुंभा। और गंगा को सरयू, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, गंगा को सरयू। और फिर एक और बचता है आपका सरयू, और नयार को जो है, नयार को इसमें कहा गया परुसणी, नयार। ठीक है, नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार है, तो नयार को परुसणी, है ना। और फिर आपका आता है नयार के बाद आपका है सरस्वती, सरस्वती, ये तो मैंने आपको बताया था, वही बद्रीनाथ के वहां निकलती है। और फिर क्या है, विपाशा, बसु वाली नहीं, ये तो आपको पक्का याद रहेगा, विपाशा। तो ये पुरानी, मतलब जो ये नदियां हैं उत्तराखंड में, इनको इस नाम से मतलब बुलाया जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक तथ्य आद्य ऐतिहासिक काल के। और जो है इसके बाद जो है, अब आद्य ऐतिहासिक काल में 2-3 चीजें रह जाती है, जैसे गढ़वाल क्षेत्र के लिए भी कुछ कहा गया, कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी कुछ कहा गया, और फिर कुछ पुरा जातियां हैं, जैसे कोल, किरात, खस वगैरह हो गया, है ना। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेंगे, गढ़वाल को क्या कहा गया, कल वाली क्लास में हम कवर कर लेंगे। और फिर कुमाऊं को क्या कहा गया, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। और फिर एक शायद एक क्लास बनेगी आपकी
जातियों की, है ना? जिससे क्वेश्चन कई बार पूछता है और पूछा गया हुआ है। तो सारे पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद करना है ना? तो चलिए आज की कहानी जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे वाली कहानी को हम कल समझेंगे। तो अगेन वही चीज़, अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा भी पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, धीरे-धीरे सिलेबस हमारा कंप्लीट होता जाएगा। हालाँकि उत्तराखंड इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी बहुत लंबा समय है, अभी तो हम चले ही हैं और बहुत अभी चलना बाकी है ना? तो थोड़ा-सा भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट पता है जो मैं नहीं बताती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमने ऐसा पढ़ा था, मैं उसे भी ऐड ऑन करती चलूँगी। कुछ आप सिखाइए, कुछ हम सिखाएँगे और है ना? मिल के सीखेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।